देश का अगला यानी 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, ये सवाल तो है लेकिन लगभग तय भी है और कुछ देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो गई है और इसमें सांसदों और पहले 10 स्टेट्स की वोटिंग शामिल है। दोनों को मिलाकर अब तक कुल 1886 वैलिड वोट्स की गिनती पूरी हो चुकी है। इसके कुल वैल्यू 6,73,175 है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 4,83,299 है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1,89,876 है। और अभी तक राज्यों की गिनती जारी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। दूसरी ओर काउंटिंग के बीच द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न शुरू हो गया है और लोग ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार भी कर रहे हैं। ओडिशा के रायरंगपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू भी बनकर तैयार हैं। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पे वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे मुर्मू के गांव का जश्न और साथ ही एनडीए में भी जीत का भरोसा और एक तरह से जश्न का माहौल वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के परिणाम की गिनती शुरू हो चुकी है और द्रौपदी मुर्मू के गांव रायरंगपुर में भी अब जो जश्न है देखिए वो शुरू हो चुका है। यहाँ से जो विधायक हैं वो खुद यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए हाथों में गुब्बारे हैं और जो संथाली परंपरा के अनुसार द्रौपदी मुर्मू का गांव है, घर है रायरंगपुर में और परिणाम जैसे ही आए उसके पहले से ही जश्न की तस्वीरें नजर आनी शुरू हो चुकी है। घर सजाया गया है और अलग अलग जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हो या फिर गांव के रहने वाले लोग, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद ही झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं और ये जश्न की तस्वीर अब शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात ये यहाँ पे जो गाने जो बज रहे हैं उसमें भी द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया जा रहा है, रायसीना हिल्स का जिक्र किया जा रहा है और उनके संघर्ष पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक के संघर्ष को उस गाने के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए तो जश्न की तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि जश्न की तस्वीरें और द्रौपदी मुर्मू के गांव में आपने देखा किस तरह से विधायक जश्न मनाते हुए, लेकिन नतीजा आने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल है और द्रौपदी मुर्मू के भाई तारिणी से खास बात की हमारी सहयोगी नैना यादव ने। समय मैं मौजूद हूँ रायरंगपुर में, जो कि द्रौपदी मुर्मू का गांव है। उनके भाई इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, तारुण सिंह टुडू जी। तारुणी जी क्या कहेंगे, अब राष्ट्रपति पद का बस जो रिजल्ट है वो आने वाला है? बस हम लोग भी उसी इंतजार में है कब राष्ट्रपति का रिजल्ट आएगा। बस इंतजार में हम लोग मतलब जश्न मनाने के लिए तैयार में है। और अब तो देख रहा है खुशी का माहौल, यहाँ आदमी सब धीरे धीरे आने लगा है, धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगा है
और जश्न का खुशी मनाने के लिए पहले से हम लोग डिक्लेयर किया है कि आप लोग आइए करके गांव से या हमला टाउन से भी, उसीलिए आदमी सब धीरे धीरे जश्न मनाने के लिए आदमी आ रहा है। क्या आज विशेष तैयारी है वैसे तारिणी जी? ऐसा तो विशेष तैयारी लड्डू वड्डू बटा जाएगा, उसके बाद ट्रेडिशनल नाच है वही सब किया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं, ऊपर बेड़ा और पहाड़पुर से भी? नहीं, ऊपर बेड़ा में भी वो अलग से जश्न मनाते हैं, पहाड़पुर में अलग से जश्न मनाते हैं, यहाँ अलग जश्न मनाया जाता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि द्रौपदी मुर्मू का जो ये पूरा पॉलिटिकल सफर रहा, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का, वो आप कैसे उसे याद करते हैं? वक्त उनका किस तरह से रहा है ये? वक्त तो उसका मतलब हमेशा वो लगा हुआ रखता है काम में, उसीलिए वक्त उसका अच्छा ही चलता है, अभी तक तो अच्छा ही है। उसे अच्छा का चलते अभी राष्ट्रपति तक में आ गया है। थोड़ा देर में उसका रिजल्ट निकलने वाला राष्ट्रपति भी बन जाएगा, हम लोग को तो कॉन्फिडेंस है कि बन जाएगा। अच्छा, तो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक ये कितना चैलेंजिंग था वैसे तारिणी जी उनके लिए भी? उसका चैलेंजिंग तो मतलब बहुत है चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजिंग मतलब उसका काम जो इतना अच्छा है, उसका व्यवहार भी इतना अच्छा है, उसी चलते उनको चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए। यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, जश्न कैसे होगा जान लेते हैं। सर, आज क्या तैयारी है? आज पूरा तैयारी है, रायरंगपुर पूरा एकदम पूरा आज डांस उन सब कुछ होगा, ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी लोग का मिठाई उठाई के भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज नहीं, काल भी यही सब हम लोग का चलेगा। अच्छा, लाइट वाइट सब लग गया, और मैडम का घर में भी लाइट लग गया। अच्छा, आज दिन भर रात भर चलेगा हम लोग का ये जो उत्सव चलेगा, दिवाली जैसे उत्सव चलेगा। आप लोग ये मान चुके हैं कि जीतने वाली ही है द्रौपदी? एकदम श्योर, एकदम खाली औपचारिक बाकी है। हम लोग खाली थोड़ा सा रुके हैं, एक दो ठो हम रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग का फटाका उटाका शुरू कर देंगे। ठीक है, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का वो पद पाना, इस पूरे उड़ीसा ये ट्राइबल एरिया के लिए बतौर महिला आप कैसे देखती हैं? एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला के लिए एक राष्ट्रपति पद चुनने मैंने कोई कम बात नहीं है। वो सभी ट्राइबल लेडी के लिए एक इंस्पिरेशन है, हर मयूरभंज के लिए और उड़ीसावासी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इसको। चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ राजनीति विश्लेषक अमिताभ तिवारी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अमिताभ जी इस खास पेशकश में। तो जिस तरह से हमें नंबर्स पता चल रहे हैं, अब तक द्रौपदी मुर्मू को 1349 वोट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 4,83,299 है। तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए? जश्न तो देखिए शुरू हो चुका है और काफी हद तक शुरुआत से ही क्लैरिटी थी कि कौन जीतने वाला है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब इलेक्शंस तो एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जो एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट मिला था नॉन एनडीए पार्टी से भी, जैसे बीजेडी, वाईएसआरसीपी, जेएमएम, बीएसपी, अकाली दल एटसेट्रा, शिवसेना, उसके बेसिस पर 61% वोट शेयर था मुर्मू जी का इलेक्टोरल कॉलेज में, और यशवंत सिन्हा के पास 39% वोट शेयर था। अभी जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो नतीजे आए हैं, फर्स्ट राउंड में पार्लियामेंट के नतीजे आए हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उसमें लगभग 72% वोट शेयर मुर्मू जी को मिला है। ये मुझे लगता है 3% जो है क्रॉस वोटिंग इनके फेवर में यहाँ पे हुई है लोकसभा और राज्यसभा में। अगर पहले 10 राज्यों की बात करें तो वहां भी 70% के करीब वोट शेयर है, और यहाँ भी मुझे लगता है 3 से 4% की क्रॉस वोटिंग हुई है। तो सवाल ये उठने वाला है कि क्या मुर्मू जी जो कोविंद जी को वोट शेयर मिला था पिछली बार, उसको एक्सीड करती हैं कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, कितना क्रॉस वोटिंग इनके फेवर में होता है, क्योंकि 61% वोट शेयर से जो भी ऊपर आएगा फाइनल रिजल्ट में, इसका साफ मतलब है कि उतना क्रॉस वोटिंग उनके फेवर में हुआ है। वोटिंग तो जम के होने की खबरें थी, आपका आकलन क्या कहता है? और क्या रामनाथ कोविंद जी के मुकाबले देखा जाए तो इनको ज्यादा वोट मिलेंगे? आपकी एनालिसिस क्या कहती है जिस तरह की दोनों पर्सनालिटीज हैं? देखिए, यहाँ पे ज्यादा क्रॉस वोटिंग के चांसेस हैं, क्योंकि महिला कैंडिडेट हैं, पहली ट्राइबल कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए,
तो यहाँ पे जो भी दूसरी पार्टियों में भी जो महिलाएं एमपी एमएलए हैं और जो एसटी रिजर्व सीट्स पर जीत कर आए हैं, उनके लिए काफी मुश्किल होगा कि वो मुर्मू जी को सपोर्ट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी जाकर के जनता को फेस करना होता है, उनको बताना होता है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट दिया है। और क्योंकि यहाँ पर व्हिप जारी होता नहीं है, कॉन्शियस वोट होता है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है लोगों को, जो लोग अपने पार्टी या कैंडिडेट जैसे यशवंत सिन्हा के फेवर में नहीं वोट डालना चाहते, वो लोग आसानी से मुर्मू जी के यहाँ पे सपोर्ट में वोट डाल सकते हैं। देखिए हुआ क्या है कि यशवंत सिन्हा ऑपोजिशन के कैंडिडेट तो है, लेकिन जॉइंट ऑपोजिशन के कैंडिडेट नहीं है। ये एक सेक्शन ऑफ ऑपोजिशन ही उनको बैक कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर है, जहां बीजेपी ने एक न्यू ब्रीड ऑफ लीडर्स को सामने पेश किया है। यशवंत सिन्हा आज से 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 84 इयर्स के हैं, जहां 60% आबादी हमारी 35 साल से कम की है। तो कहीं ना कहीं जो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, जो स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की, वो पूरी की पूरी यहाँ पे गलत होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक अपर कास्ट कैंडिडेट को बैक किया है आज के जमाने में अगेंस्ट अ ट्राइबल कैंडिडेट। यहाँ पे तो अगर आप कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीत रहे होते हैं तो आप आसानी से महिला और ट्राइबल कैंडिडेट का सहारा लेकर के मुर्मू जी को सपोर्ट कर सकते थे, और इससे जो नुकसान है आपको आदिवासी समाज में, वो नहीं होता। आज ये होगा कि आपने एक आदिवासी समाज के कैंडिडेट को अपोज किया है। ये बहुत बड़ी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव और जो अगले 1.5 साल में जो विधानसभा चुनाव है, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये सब जगहों पे जहां पे एसटी आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे पॉलिटिकली इसका नुकसान जो है वो ऑपोजिशन को उठाना पड़ सकता है। कुछ द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर और शुरुआत और सफ़र के बारे में हम बात करते हैं, जिस तरह की वो शख्सियत है, क्योंकि उनका सफ़र भी आसान नहीं रहा। अमिताभ जी, आप भी इसको विस्तार से समझाइएगा। 25 साल पहले शुरुआत हुई है, वर्ल्ड काउंसिलर के रूप में शुरुआत हुई थी, उसके बाद एक ये विधायक बनी और वहाँ से इनका सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पर ये बहुत ज़मीन से जुड़ी रही और काफ़ी काम किया। किस तरह से इनको एक कैंडिडेट के तौर पर हमें देखना चाहिए और कितनी सशक्त हैं ये? हाँ, मतलब शी हैज रिजन अप द रैंक्स, जैसा इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ एक लिप सर्विस करने के लिए एक आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया है। ये काफी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जैसा आपने कहा, एमएलए रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, काफी ट्राइबल राइट्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, काफी संघर्ष किया है जीवन में। क्योंकि ये जो डिसीजन है, इसकी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग एक तो है कि हमने एक ट्राइबल कैंडिडेट को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषणा करी है, और दूसरा यह है कि उनके बनने से जो आदिवासी समाज है उसमें जो युवा है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो अच्छे से अपनी राह पर चलते रहेंगे तो कुछ भी जो है वो अचीव करना असंभव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट होंगी ऐसा ऑपोजिशन का दावा है, लेकिन मैं ये इन बातों को सही नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने पहले गवर्नर रहते हुए भी झारखंड में एक जो ट्राइबल रिलेटेड बिल था जो उनको सही नहीं लगा था, उन्होंने उसको वापस कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। तो ये मजी हुई खिलाड़ी है एक तरह से पॉलिटिक्स की। ऐसा नहीं है कि एकदम नौसिखिया कैंडिडेट है, काफी सालों से संघर्ष किया है और इस मुकाम पे आज वो पहुंची। अच्छा, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय नाम जो सभी की जुबान पे सबसे पहले आता है एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया है जिस पर हर राष्ट्रपति खरा उतरना चाहता है या उसे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। हालांकि कितने मौके मिलते हैं, किसी को मौके नहीं मिलते हैं। द्रौपदी मुर्मू से भी आपको लगता है कि इस तरह की कोई उम्मीदें होंगी, अपेक्षाएं होंगी? हाँ, उनसे भी ये उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि एक तरह से वो आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत के सर्वोच्च पटल पर बैठ करके। तो उनसे भी आशा रहेगी कि आदिवासी समाज जो काफी बैकवर्ड है आज भी, मतलब 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी, उसमें ये जाकर के काम करें, वहां लोगों के उत्थान के लिए काम करें, स्टूडेंट्स और युवा को मोटिवेट करें, और एक तरह से एक मिसाल की तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करें कि मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं एक महिला और आदिवासी कैंडिडेट हूं, बल्कि मैं
एक डिजर्विंग कैंडिडेट भी हूं, ये भी उनको एक प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन हमेशा यही अटैक उनके ऊपर करते रहने वाला है। ये यहाँ पर वैसे तो हम देख रहे हैं कि 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो गई है, अब बस इंतजार है आधिकारिक ऐलान का। लेकिन उस बीच अमिताभ जी समय निकालकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वदेश आर में हम आगे बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर और यहाँ पर बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के पहले दिन की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने अब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए 25 जुलाई को फिर से पेश होने को कहा है। वहीं इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं के दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। धरना दे रहे पी चिदम्बरम, अजय माकन यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। राज्यों में भी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ईडी दफ्तर में सोनिया के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। राहुल गांधी भी सोनिया के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। आज सड़कों पर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं। तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार हमें तो नेचुरली ठीक नहीं लगता। देशवासियों में क्या माहौल है इनके प्रति। तीनों एजेंसियां जो है बहुत ही हमारी प्रीमियर एजेंसियां हैं ये, तो कम से कम लोगों में क्या धारणा बन रही है, इनके ऊपर से दबाव है और दबाव के हिसाब से शॉर्टकट चल रहे हैं लोग। रेड करनी हो, तंग करना हो, पूछताछ करनी। राहुल गांधी जी से की 10 घंटे 50 घंटे पूछताछ करी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है, ना पराजित। हम ये ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। इस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत 6000 करोड़ रुपए का क्लेम कर सकती है। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि इस रकम में 4800 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल और बाकी रकम सब लीज रेंटल है। इसी पर और डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल से करीब 6000 करोड़ रुपए का भुगतान मांग सकता है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये क्लेम्स अगले महीने तक सबमिट हो सकते हैं। जैसे ही जो नए IRP यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विजय कुमार अय्यर अपॉइंट हुए हैं, जैसे ही वो क्लेम्स मंगवाते हैं क्रेडिटर्स से, रिलायंस रिटेल अपना 6000 करोड़ रुपए बकाया फ्यूचर रिटेल से मांगेगा। इस 6000 करोड़ रुपए बकाये के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमें सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो वर्किंग कैपिटल लोन्स का है और बाकी जो स्टोर्स लीज पर लिए थे रिलायंस ने, जो कि वो पेमेंट कर रहे थे उस पीरियड में जब फ्यूचर रिटेल नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो बकाया है वो भी वो कंपनी से भुगतान अभी मांगेंगे। NCLT ने जो लेंडर्स की पेटिशन थी उस पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दिए हैं फ्यूचर रिटेल के खिलाफ और अब जो ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा कोई नया बायर ढूंढने का, लेकिन इस दौरान जितने भी लेंडर्स हैं वो अपने क्लेम सबमिट कर सकते हैं। और यहीं पे रिलायंस का कहना ये है कि उसने बीच में जो किराए का भुगतान किया है स्टोर्स के लिए, जो आपको याद होगा रिलायंस ने 947 स्टोर्स को टेक ओवर कर दिया था, ये कहते हुए कि फ्यूचर रिटेल की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आया है और अब वो पेमेंट का स्टेक क्लेम करने वाले हैं रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल से।
केंद्र सरकार शुगर एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा सकती है, जो अभी फिलहाल 1 करोड़ टन है। और इस खबर को लेकर तमाम जानकारी सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। शुगर सेक्टर को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार शुगर के एक्सपोर्ट पर कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। मई के महीने में सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी और जो लिमिट तय करी थी वो थी 10 मिलियन टन की। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार इस एक्सपोर्ट लिमिट पर कुछ राहत देने की या कुछ बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर एक्सपोर्ट पर जो राहत सरकार विचार कर रही है उसमें तकरीबन 1 मिलियन टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट करने पर विचार किया जा रहा है और इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। और इस फैसले के पीछे सरकार 2 तर्क देख रही है। पहला तो यह है कि जो मौजूदा स्टॉक लिमिट सरकार के पास, देश के पास मौजूद है वो पर्याप्त है। जो चीनी कैलेंडर है जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच चलता है, तो मौजूदा 30 सितंबर को जब चीनी कैलेंडर समाप्त होगा तब सरकार को पूरा भरोसा है कि देश में 6 मिलियन टन की स्टॉक लिमिट मौजूद होगी, जो कि पर्याप्त है। यही नहीं, जो अगले चीनी कैलेंडर में जो पैदावार है वो भी काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। और इन्हीं दोनों तर्कों के आधार पर सरकार को लगता है कि शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट पर कुछ राहत दी जा सकती है शुगर मिल्स को। और वो जो राहत देख रही है वो 1 मिलियन से लेकर के 1.2 मिलियन टन के आसपास देख रही है। और अगर ये फैसला लिया जाता है तो शुगर मिल्स ओनर को, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाने में मदद मिलेगी। तो उनके लिए ज़रूर ये राहत की बात है और इस दिशा में जल्द ही औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है और इसमें ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिहाज से राज्यों की रैंकिंग जारी की है। क्या है ये पूरी खबर, हमारे सहयोगी दानिश आनंद बता रहे हैं। देखिए, नीति आयोग ने आज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को रिलीज करा है। ये इंडेक्स में देश के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रैंक किया जाता है और अलग अलग पैरामीटर्स में उनको टेस्ट किया जाता है। पिछली बार की जो प्रैक्टिस थी उसके मुताबिक स्टेट्स को 30 अलग अलग पैरामीटर्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट वहाँ पे कैसा है, बिजनेस एनवायरमेंट वहाँ पे कैसा है, एजुकेशन वहाँ पे कैसी है, तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स में पिछले साल तक 30 अलग पैरामीटर्स में टेस्ट किया गया था। लेकिन इस बार लगभग 60 के ऊपर पैरामीटर्स में स्टेट्स को जज किया गया है। तो जो मेजर स्टेट्स का जो चंक है उसमें कर्नाटका ने 3rd ईयर इन अ रो टॉप किया है। जो यूनियन टेरिटरीज का जो ग्रुप है उसमें चंडीगढ़ ने टॉप करा है और जो नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रुप है उसमें मणिपुर ने टॉप किया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम विद इन ये रैंकिंग्स अगर देखें तो इसमें ह्यूमन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट का जो रैंक और टैली है स्टेट्स की, ह्यूमन कैपिटल में अगर देखा जाए तो पुडुचेरी, मिजोरम और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। वहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने टॉप किया है। और जहां तक बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आती है कि अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट किन स्टेट्स में है, तो उसके मुताबिक यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सबको टैग किया गया है। तो अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है उसको पहले से ज्यादा अब टफन अप किया गया है। और नीति आयोग का यही कहना है कि इस बारी की जो पूरी प्रैक्टिस है उसमें इंडिया को ग्लोबल बेस्ट से टेस्ट किया गया है, ताकि स्टेट्स को आपस में कम्पीट नहीं करा रहे, लेकिन जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबल बेस्ट जो कंट्रीज हैं, जो वहां की विद इन स्टेट्स है दूसरी कंट्रीज में, उनमें हमारे राज्य और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो कैसे बेटर फेयर करे जा सकते हैं, उसको लेकर ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में रिलीज करा गया है। और जो अगला इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग रिलीज करेगा उसमें लगभग 80 के पैरामीटर्स के आसपास स्टेट्स को जज किया जाएगा। कहते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो सोने के दाम चढ़ते हैं, मगर इस बार हालात बदले हुए हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सोने की कीमत घट रही है। आखिर क्या है गिरते सोने की वजह, जानते हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला से। बढ़ती है तब जब हमने देखा है कि सोने को हेज की तरह कंसिडर करते हैं इन्वेस्टर्स और वो सेफ हेवन एसेट माना जाता है। अब ये टाइम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो काफ़ी अलग ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड के भाव गिर चुके हैं। ये टाइम ऑलमोस्ट 1 ईयर लो से ज़्यादा गिरा हुआ है गोल्ड के भाव, और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है पर गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। तो वाई और क्यों गिर रहे हैं गोल्ड के भाव? मेन फैक्टर्स जो है वैल्यू ऑफ डॉलर इम्पैक्ट करता है। जब भी हम देखते हैं कि डॉलर
महंगे डॉलर की अप्रिसिएशन होती है, रुपी वीकन होता है, तब गोल्ड के भाव गिरते जाते हैं। तो ये टाइम भी देखें तो जो डॉलर रुपी रेशो है लेवल है वो है 80 रुपीज़ पर डॉलर की भाव चल रही है अराउंड। तो वो महंगा वो वहाँ एक फैक्टर है, गोल्ड महंगा बन जाता है और उसकी वजह से इंपोर्ट में भी काफ़ी इम्पैक्ट होती है इंडिया के लिए भी, क्योंकि गोल्ड महंगा हो चुका है। उसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट्स अभी देखें तो अक्रॉस द कंट्रीज सब ग्लोबल सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट हाइक लिए है। उसकी वजह से क्या होता है, फिक्स्ड इनकम की जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छी बन जाती है, हायर मिलती है, इंटरेस्ट रिटर्न उनको वहाँ पे हायर मिलती है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड से निकल के अभी फिक्स्ड इनकम में जा रहे होंगे। इवन बॉन्ड डील्स देखें, 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड डील वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, 3% पे है जुलाई के महीने में। तो वो भी इंटरेस्ट वहाँ पे भी रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड, जो सेफ हेवन एसेट था वहाँ से शिफ्ट होके जा रहा है फिक्स्ड इनकम में या बॉन्ड डील्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, वहाँ पे बेटर रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये एक फैक्टर भी है। उसके अलावा फेडरल रिजर्व भी एंटिसिपेट कर रहा है 75 बेसिस पॉइंट की हाइक, तो वहाँ पे भी गोल्ड पे थोड़ी प्रेशर बढ़ रही है। और दूसरा जो पॉइंट है इंडिया में स्पेशली वो है कि इंपोर्ट ड्यूटी हाइक है वहाँ पे हुई है गोल्ड में। और क्रिस्टल ने भी बताया है कि जब जब इंपोर्ट ड्यूटी हाइक होती है तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी गिर जाती है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है गोल्ड प्राइसेस को। और ETF की आउटफ्लोज देखें तो ग्लोबल ETF जो रजिस्टर हुआ था वहाँ पे भी आउटफ्लोज हुई है जून के महीने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है गोल्ड के प्राइसेस को। तो आगे जाते देखेंगे कि ये ट्रेंड जो पास्ट में हमने देखा था वो ट्रेंड होता है कि ये एक नया ट्रेंड क्रिएट करेगा जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में उम्मीद से ज़्यादा इजाफा करते हुए लगभग 0.50% का इजाफा किया है और इस इजाफे के साथ ही ECB ने अपनी बेंचमार्क जमा दर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए अपने 25 बेसिस पॉइंट के गाइडेंस को तोड़ दिया है। यूरोजोन के लिए 11 साल में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों में ये पहली बढ़ोतरी है। नेगेटिव ब्याज दरों के 8 साल के एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हुए ECB ने दरों में 0.50% का इजाफा किया है और इसके साथ ही बैंक ने 8 सितंबर को अपनी अगली बैठक में जल्द ही दरों में और इजाफा करने का भी वादा किया है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर। एयरलाइन कंपनियां एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए पैसेंजर से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। क्या है ये पूरी खबर, सहयोगी समीर दीक्षित समझा रहे हैं। हवाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मौजूदा व्यवस्था यह है कि अगर आपने तय समय में वेब चेक इन नहीं किया है, उसके बाद अगर आप एयरलाइन के काउंटर पहुंचते हैं अपनी फ्लाइट के लिए और आप बोर्डिंग पास लेते हैं तो एयरलाइन आपको उस बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त 200 रुपये ये चार्ज वसूलती है आपसे। लेकिन अब से ये नहीं होगा, बोर्डिंग पास के लिए आपको ज़्यादा पैसे या अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। इसके लिए एविएशन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जो एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये जो बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलना होता था ये जायज़ नहीं है और एयरक्राफ्ट रूल 1937 के मुताबिक ये गैर वाजिब है। लिहाजा बोर्डिंग पास के लिए ये शुल्क वसूलना अब आने वाले समय में बंद हो सकता है और ये जो हवाई मुसाफिर है उनके लिए जाहिर है ये एक बेहतर और राहत की खबर है। और ये क्यों होता था, दरअसल कोविड के बाद वेब चेक इन को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस ने ये कोशिश किया कि वो बोर्डिंग पास पर उन्होंने एक्स्ट्रा 200 या 300 रुपये वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में अब जब स्थिति लगभग सामान्य है उसके बावजूद ये पैसा जो है एयरलाइंस अभी भी वसूल रही हैं। लिहाजा कुछ शिकायत के बाद में एविएशन मंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलना ये जायज़ नहीं है। एयरलाइंस को इस पर रोक लगानी होगी, जो अपने आप में हवाई मुसाफिरों के लिए ज़रूर एक राहत की बात है। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं और स्टील और सीमेंट कीमतों में तेजी से डिमांड पर असर भी देखने को मिल सकता है। और अल्ट्राटेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहे हैं, हमारी सहयोगी मानसी दवे समझा रही हैं।
अल्ट्राटेक सीमेंट Q1 FY23 के नंबर्स पेश करने जा रही हैं और नतीजों के अनुमान की अगर बात करें तो बिक्री के आंकड़े में मजबूती का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द क्वार्टर मांग में हमने बढ़त देखी है, जिसका एक इम्पैक्ट बिक्री पर जरूर दिखेगा। 20% की बढ़ोतरी ऑन सेल्स फ्रंट नजर आ सकती है। मुनाफे की अगर बात करें, ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो कि सीमेंट कंपनियों को लगातार परेशान कर रही है और करीब 30% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर नजर आ सकती है। मार्जिन्स में भी गिरावट का अनुमान है। 28% से कंपनी के मार्जिन्स जो है 17% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। क्लियरली वॉल्यूम्स की अगर बात करें, सालाना आधार पर 14% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और तिमाही आधार पर करीब 11% की गिरावट वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रियलाइजेशंस जहां पर 5% ऑन अ क्यू बेसिस बढ़त दिखाएंगे, 8% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर बढ़त दिख सकती है। ऑफकोर्स हमने शार्प प्राइस हाइक ड्यूरिंग द क्वार्टर देखे थे। अब सीमेंट कंपनियों के ट्रेंड्स जो हैं वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस कट्स के सिनेरियो भी हमने देखे हैं। बट ड्यूरिंग जून क्वार्टर प्राइस हाइक थी, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि रियलाइजेशंस के फ्रंट पर पड़ेगा। अब आइए खर्चों की तरफ। 10 से 15% तिमाही आधार पर पावर और फ्यूल कॉस्ट में बढ़त का यहाँ पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। वहीं पेटकोक और थर्मल कोल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ती हुई देखने को मिली हैं पिछले 6 महीनों में, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर पड़ता दिखेगा। 5 से 7% तिमाही आधार पर फ्रेट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। वहीं सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर गिरावट की है 9% तिमाही आधार पर और 34% सालाना आधार पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और साथ ही हायर रियलाइजेशंस नजर आएंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे पर यानी कि एबिडा पर टन पर जरूर देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल नंबर्स में सेल्स के फिगर में बढ़त के अनुमान है, मार्जिन्स टूट सकते हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट ही एक्सपेक्टेड है। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार अच्छी तेजी पर बंद हुआ है। लगातार 5वां कारोबारी दिन जब बाजार में बढ़त पे क्लोजिंग हुई है। बैंकिंग, शुगर, आईटी शेयरों में आज हमने खरीदारी का रुझान देखा। निफ्टी 16,600 के पार जाकर बंद हुआ है और बाजार में आखिर इस हफ्ते हमें क्यों इतना जोश दिखाई दिया है, इसका पूरा एनालिसिस मानसी दवे हमारी सहयोगी दे रही है। बिल्कुल, लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मजबूती ही मजबूती है और आज भी वो मजबूती कायम रही। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद बाजार एक छोटा सा ब्रेक वीकली एक्सपायरी के दिन ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट 16,600 के पार निफ्टी में क्लोजिंग हम देख चुके हैं और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमने 36,200 के पार यहाँ पर क्लोजिंग देखी। काफी मजबूत रहा आज का ट्रेड और तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में तो तेजी थी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी देखने को मिली। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। एल&टी, एक्सिस बैंक भी इसी सूची में शामिल रहे। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि विप्रो के अब जो नंबर्स आए उसके बाद आईटी पैक का मूड जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट नतीजे जो हैं उसके बाद भी एक हल्का सा डिप देखने के बाद विप्रो का स्टॉक भी आज के सत्र में संभलता हुआ ही दिखा। ड्रैगर्स की अगर बात करें, रिलायंस के हैवी वेट स्टॉक ने आज बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं किया। कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली। ऑफकोर्स रिलायंस के नंबर्स भी आने वाले हैं शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो उस पर भी नजर रहेगी। नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस सा इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में थे, जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखा। परफॉर्म नहीं कर पाया, आज की तेजी में कंट्रीब्यूट इन स्टॉक से नहीं किया। मिड कैप में हमने काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखे। एक्शन, टाटा कम्युनिकेशन, एबीबी, कैपिटल गुड स्पेस के लगातार जिक्र हम कर भी रहे हैं। एबीबी जैसे स्टॉक में, बीएल, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आए। चाहे फिर मिड कैप आईटी स्पेस हो, मिड कैप सीमेंट स्पेस हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव। शुगर सेक्टर आज बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है। एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ने की जो खबर आती हुई दिख रही है, उसका एक क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि शुगर स्पेस पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में मजबूती ही मजबूती थी, लेकिन जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया उसमें एफएमसीजी आगे, उसके बाद आईटी, बैंकिंग स्पेस, चाहे निजी बैंक क्षेत्र या सरकारी बैंक क्षेत्र, मजबूती वहां पर हर तरफ नजर आई। फार्मा स्पेस और एनर्जी स्पेस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी। हमने कल जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो इन पर नजर रहेगी और इन नंबर्स से पहले इन स्टॉक्स में एक मूवमेंट ऑन कॉशियस साइड भी नजर आ रही है। ऑल इन ऑल बाजार का आज का सेटअप काफी दमदार, वीकली एक्सपायरी बेहद दमदार होती दिखी। चलिए, तो ये था बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। मुफ्त के वादे क्या वाकई में घातक हैं या ये योजनाएं जनता के लिए उपयोगी हैं? पेश है इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष।
पहले चुनाव आते थे तो वादों की झड़ी लगती थी और अब चुनाव आते हैं तो मुफ्त के वादों की लड़ी लगती है। और यही मुफ्त के वादों को लेकर देश की सियासत भी गर्म है और माली हालत भी खस्ता है। हाल ही में श्रीलंका कंगाल हुआ तो ये मुद्दा फिर से उठ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर चिंता जताई तो अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि श्रीलंका से सबक लेते हुए मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। बहरहाल आखिर रेवड़ी कल्चर में बुराई क्या है? क्या वाकई में ये घातक है? ये कल्चर कितनी जन उपयोगी है? इन तमाम बातों पर होगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की स्वदेश विशेष की ये विशेष रिपोर्ट। श्रीलंका की कंगाली आई तो देश में मुफ्त की योजनाओं पर सवाल उठने लगे। श्रीलंका के हालातों का हवाला लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि श्रीलंका से सबक लेते हुए मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। ये सबक है वित्तीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त की संस्कृति नहीं होनी चाहिए। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सावधान कर चुके हैं, लेकिन उनका ये बयान कई मायने निकालता है, जो कभी देश के भविष्य की चिंता दर्शा रहा है तो कभी सियासत की। लेकिन जो भी है, मुद्दा गंभीर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में मुफ्त के वादों पर चिंता जताई थी और देश के लिए रेवड़ी कल्चर को खतरनाक बताया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दरअसल एक तरफ गुजरात के चुनाव हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने मुफ्त के वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। शायद इसलिए इस वक्त पीएम मोदी को थोड़ा सत्ता की भी चिंता सता रही है, लेकिन ये सियासी चिंता में देश की भी चिंता छुपी है। तभी तो पीएम मोदी ने इस कल्चर को देश के लिए खतरनाक बताया। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वैसे बीजेपी भी चुनाव के दौरान रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रही और वो भी कई राज्यों में मुफ्त की योजनाएं चला रही है। उधर पीएम मोदी के इस हमले का पलटवार करने केजरीवाल भी मैदान में उतरे और रेवड़ी कल्चर पर उन्होंने भी अपना जवाब दिया। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक आदमी का इलाज मुफ्त है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। ये भी एक पक्ष है कि अगर मुफ्त की योजनाओं से जनता का भला होता है तो बुरा क्या है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। 1 महीने पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही है, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती नजर आ रही है, जिसका एक नमूना है पंजाब राज्य। हाल ही में पंजाब सरकार ने हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट की फ्री बिजली और हर वयस्क महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना की है। इन दोनों योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लिहाजा साल 2022-2023 में पंजाब का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। फिलहाल पंजाब पर तकरीबन 2.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और राज्य की आय का लगभग 40% कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। ये तो बात रही पंजाब की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कई मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं। जबकि राज्य पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, पश्चिम बंगाल पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान पर 4-4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले से है। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल ये 5 राज्य हैं जिनकी माली हालत बिगड़ती जा रही है। वहीं फ्री के कल्चर के चलते राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। साल 2020-2021 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च किया गया, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया गया। सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है।
गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10% से ज्यादा खर्च सब्सिडी पर किया है। देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका खर्च उसकी आमदनी से कम हो। हर सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा ही खर्च कर रही है और इस खर्च को पूरा करने के लिए कई कर्ज भी लेती है। बहरहाल कई ऐसे देश भी हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को काफी राहत दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनता के हितों के लिए दी जा रही मुफ्त की योजनाएं गलत है या फिर श्रीलंका की तरह भारत में भी कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहा। भारत में चुनावों में होने वाले मुफ्त सुविधाओं के ऐलान खतरे की घंटी है या फिर नए विकास की लुभावने वादों और देशवासियों के विकास की राह में क्या रोड़ा पैदा कर रहे हैं, या सिर्फ फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप और फ्री ट्रैवल पर ही निशाना साधा जा रहा है। क्या पीएलआई स्कीम, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट रेवड़ी कल्चर के दायरे में नहीं आते? ईटी नाउ सुदेश। चलिए, तो इसी पर अब करेंगे विस्तार से चर्चा। रेवड़ी कल्चर क्या हमारे लिए विकास की राह पर बढ़ने वाला कदम है या खतरे की घंटी है? हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर शक्ति कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सिंहदेव साहब, आपके पास आएंगे। सबसे पहले, जो योजनाएं लोगों के हितों के लिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं, लागू की जाती हैं, उन्हें हम रेवड़ी कल्चर के तहत कैसे गिन सकते हैं? ये तो लोगों के हितों के लिए होती हैं। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, इनको कैसे रेवड़ी कल्चर के तहत गिना जा सकता है? क्या ये गलत है? क्योंकि लोगों का भला हो रहा है, यही तो काम होता है सरकार का। जी, नमस्कार आपको भी, उपस्थित सहभागी पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी। आपने जो मुद्दे अभी उठाए और आपके पहले जो स्क्रीन पे थे उन्होंने जिन बातों को रखा, 2-3 बातें सामने आई। एक सब्सिडी, दूसरा फिस्कल डिसिप्लिन और तीसरा आमदनी से ज़्यादा खर्चा। परेशानी वहाँ आती है कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाने से ज़्यादा अगर सरकारें काम करती हैं तो वो फिर, जिसे हम कहते हैं कि कर्जे में डूबती चली जाती हैं। आपका बजट है, उसका एक हिस्सा उस लोन की अदायगी में और उसके ब्याज की अदायगी में लग जाता है, और इतना आपने अगर लोन ले लिया कि जिसमें आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लोन को ही और उसके ब्याज को पटाने में लग जाए, तो बाकी काम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहते। ये एक डिसिप्लिन की बात है, चादर फैलाने की बात है कि उतनी ही आप पाँव को फैलाएं चादर के हिसाब से। सरल भाषा में, क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, सरल भाषा में अपनी समझ के हिसाब से आपके सामने बात को रख रहा हूं। और दूसरा, श्रीलंका जैसे देश में जहां इस प्रकार का आर्थिक संकट आ रहा है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं रहे। एक है कि आप, हर व्यक्ति लोन लेता है, हर उद्योग लोन लेता है, करीब कई लोग लोन लेते हैं काम चलाने के लिए, ताकि उस समय जो उनकी ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए अगर उनके या तो आमदनी से या उनकी तनख्वाह से या अन्य उनके इनकम से, चाहे वो राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, उनके पास तात्कालिक पैसे नहीं है। आपकी तनख्वाह 200 रुपये है, आपको 400 रुपये की चीज़ खरीदनी है, आपने लोन लिया और 200 रुपये की आमदनी में से 20-20 रुपये आपने पटाए और आपने स्कूटर ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने सड़क बनाने के लिए पैसे ले लिए, आपने अन्य खर्चों के लिए पैसे ले लिए, आपने चीज़ों को सब्सिडाइज किया। दूसरा, जितनी आपकी आमदनी ही नहीं है उससे ज़्यादा आप जब लोन लोगे तो ये गैर जिम्मेदाराना खर्चा हो जाता है। और श्रीलंका में जो हो रहा है वो यही शायद हमको देखने को मिल रहा है। इतना उन्होंने लोन ले लिया, उनके पास आमदनी नहीं है उसको पटा पाने के लिए, और पटाने के बाद कुछ पैसा और उनके पास रहे जिसके लिए विकास के काम कर सके। वो पूरी डिटेल मेरे पास तो नहीं है कि कितना उनका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, वो तनख्वाह दे पा रहे हैं कि नहीं, या बाकी व्यवस्थाओं के लिए पैसा नहीं है। जिस स्थिति में वो हैं आज, उनके पास आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति के लिए पैसे नहीं हो रहे। यानी आपने खर्चा इतना कर दिया, लोन इतना ले लिया उसको पूरा करने के लिए, अब लोन और उसके ब्याज को पटाने के लिए आपके पास पैसा नहीं रह गया। और फिर बात आती है सब्सिडी की, सब्सिडी होनी चाहिए कि नहीं। क्या किसी भी चीज़ में सब्सिडी नहीं होनी चाहिए? जीरो सब्सिडी होनी चाहिए? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी दुनिया का देश नहीं होगा, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, चाहे
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो, जो जिसे हम कहते हैं सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराती है। सब्सिडी मेरी नज़र में क्या है, अभी बात आई कि आप नवयुवकों को रोजगार नहीं दे पाओगे। अगर आपने इस प्रकार की सब्सिडी देते आप चले गए तो लोगों को रोजगार नहीं दे पाओगे। सब्सिडी दे के आप करते क्या हो? जो गैस का सिलेंडर आपको 1000 में पड़ता है, अगर आपने सब्सिडी दी तो 500 रुपये पड़ेगा, तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो 500 रुपये आप उस परिवार को उपलब्ध करा रहे हो। आपने चावल 20 रुपए किलो का है, 35 किलो आपको चावल देना है, 700 रुपए का हो गया, मान लीजिए 1000 रुपए का हो गया, आपने 1 रुपए में उस चावल को दिया, तो आपने 50 रुपए में चावल उपलब्ध करा दिया, और साथ में खर्चा आपने उस परिवार का 950 रुपया बचा दिया, 750 रुपया बचा दिया, 700 रुपया बचा दिया। ये सब्सिडी के माध्यम से अगर विजडम से, समझदारी से आप सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं, आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का तो कंसेप्ट ही है कि पब्लिक मनी से 100% इलाज नागरिकों का पूरी दुनिया में होना चाहिए। ये यूएन का रेजोल्यूशन है, ये यूएन का रेजोल्यूशन 1947 में 52 में पहली बार शायद आया, उसके बाद अभी हाल में आया कि 2030 तक हमको ये लक्ष्य पूरे दुनिया में हासिल कर लेना है। तो ये बातें हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिंहदेव साहब। और प्रोफेसर कुमार को मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा और चर्चा में इसी पूरे मुद्दे को जो आपने समझाइश दी है, इसको इकोनॉमिक्स के तौर पर हमको समझाएं। क्योंकि देखिए, अगर हम दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम्स को बहुत तवज्जो दिया जाता है, बहुत तरजीह दी जाती है। हमारे देश में भी अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, इसको हम रेवड़ी कल्चर क्यों बोल रहे हैं? दूसरा, यहाँ पर हम केवल आम आदमी को तो नहीं देख रहे हैं ना, हम तो कॉर्पोरेट्स को भी फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो उनको जो यहाँ पर फायदे पहुंचते हैं, क्या वो भी रेवड़ी कल्चर का ही हिस्सा है? जिस सोच और जिस समझ के साथ ये तमाम योजनाओं को लागू करना चाहिए, उसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये एक सियासी दांवपेच बनकर नहीं रह गया हमारे देश में? प्रोफेसर साहब, चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। और जी हाँ, जैसे कि उम्मीदें थी, द्रौपदी मुर्मू ने जीता है राष्ट्रपति चुनाव। देश की पहली महिला आदिवासी जो कि बनी है देश की 15वीं राष्ट्रपति। आपको बताएं, अब तक तो डिटेल्स आनी बाकी है कि आखिर कितने वोट पड़े हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 1349 वोट पड़े हैं इनके लिए, और जिसकी अगर कोई वैल्यू देखी जाए तो 4,83,299 है। और अगर हम विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें, 537 वोट आखिर में उन्हें मिलने की खबर थी, और इसकी कुल वैल्यू 1,89,876 है। आपको बताएं, वोट शेयर के लिहाज से और अगर वोट वैल्यू के लिहाज से भी हम देखें, और चुनाव से पहले ही लगभग 61% वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही पड़ने की संभावना थी। और एक बार जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो ये तस्वीर साफ होती हुई हमें दिखाई दी। फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो जश्न की तस्वीरें हैं जो लगातार जगह जगह से आ रही है। द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर, संभावना ही जब से शुरू हुई तब से ही हम जश्न का माहौल देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के गांव में भी, रायरंगपुर में भी जश्न और लड्डू बंटने की शुरुआत एक तरह से शुरू हो चुकी थी। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू होंगी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। और कुल मिलाकर अगर हम इनका वोट वैल्यू देखें तो देखिए कितनी कड़ी टक्कर। कुल वैल्यू अगर 6,73,175 की है तो इसमें से 5,77,777 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। यानी एक बहुत बड़े गैप से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को यहाँ पर हार मिली है। और इसी के साथ देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बनी है मुर्मू। एक तरह से तीसरे दौर की मतगणना के बाद यहाँ पर आधिकारिक ऐलान होता हुआ जीत का, जहाँ देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था किस तरह उनके गांव में भी जश्न का आलम जो है वो एक तरह से छा चुका है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम जगह पर हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन शुरू हो चुके थे। और एक बार अगर हम वोट शेयर की बात करें, वोट वैल्यू की बात करें, तो कुल वैल्यू जहां 6,73,175 की है, तो इसमें से 5,77,777 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। तो तीसरे चरण की यहां पर मतगणना के बाद फाइनली आधिकारिक ऐलान होता हुआ। के बारे में भी बात कर लेते हैं, इनके राजनीतिक सफर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि इन्हें क्या क्या शौक है और इन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ किया है। शुरुआती जीवन अगर हम देखें द्रौपदी मुर्मू का, तो वो एक शिक्षिका की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी थी। और जैसे आपको बता दें, 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। इनका जो जीवन रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। और इनके पति श्यामचंद्र मुर्मू की असमय मौत हो गई थी और उसके बाद 2 बेटों की भी असमय मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन्होंने इन हादसों से हार नहीं मानी और समाज की ओर अपनी जिम्मेदारियां वो लगातार निभाती रही हैं। और अभी उनकी एक बेटी इतिश्री मुर्मू है। लेकिन राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, तो लगभग 25 साल पहले से ही इनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हो गया। 25 साल पहले एक वर्ल्ड काउंसिलर के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद ये विधायक बनी और रायरंगपुर से 2 बार ये विधायक रही हैं। साल 2015 में इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। और ख़ास बात यहाँ पर ये रही कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्य की राज्यपाल इन्हें जो है वो बनाए रखा गया। और आदिवासी हितों का खास ध्यान अभी तक अपने राजनीतिक करियर में और अपने जीवन में द्रौपदी मुर्मू ने रखा है। तो देश को 15वीं राष्ट्रपति मिल गई है द्रौपदी मुर्मू। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की सत्ता की रेस में आगे चल रहे ऋषि सुनक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक ने अंतिम चरण में जगह बना ली है और अब वो अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस के साथ लाइव डिबेट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। दोनों उम्मीदवारों के बीच 25 जुलाई को आमने सामने की बहस होगी और सुनक ने 5वें और अंतिम दौर में मतदान में 137 मतों से जीत हासिल की, जबकि लिज ट्रस को 113 वोट मिले। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ साल से कई तरह के बदलाव हुए हैं, जिनको लेकर काफी खबरें हैं। सभी को मैं आज हैप्पीनेस करिकुलम के दिल्ली सरकार के स्कूलों में लागू होने के 4 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस हैप्पीनेस उत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जुलाई महीने को हैप्पीनेस उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं। बाहर की चीजें तो पढ़ाई जा सकती है, बिहेवियर पढ़ाया जा सकता है, साइंस इत्यादि पढ़ाई जा सकती है, भूलने की कला जो है वो पढ़ाई जा सकती है, क्या खुश रहने की कला सिखाई जा सकती है कि नहीं। ये करिकुलम नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही की एक स्टडी में ये सामने आया कि पिछले 4 सालों में हैप्पीनेस करिकुलम के चलते कई स्कूली बच्चों में सकारात्मक बदलाव नजर आए हैं। स्कूल के बच्चे चिड़चिड़े हो जाते थे पूरे दिन काम करके, तो हैप्पीनेस क्लास आने के बाद
बच्चों को एक वो हो गया कि इसमें पढ़ाई नहीं करनी, इसमें थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलेगा। इसमें रिलैक्स करके बच्चों का माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, बच्चे बहुत पढ़ाई में ध्यान लगा पाते हैं बिल्कुल अच्छे से। हैप्पीनेस करिकुलम का मकसद छोटे बच्चों की पर्सनालिटी में सकारात्मक बदलाव लाना है ताकि वो देश के उज्जवल भविष्य बन सके। कोविड-19 के समय में हैप्पीनेस करिकुलम की क्लासेस ऑनलाइन प्रदान की गई थी। इस पहल की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी की है।